नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर कवि नालिशा से मिलने के लिए करण गुलेरिया और अंजलि मल्होत्रा ये दोनों ही एक डिलीवरी बॉय बनकर यहाँ पर आते हैं। वो यहाँ पर जैसे ही अंदर आते हैं तो अब जैसे ही कवि नालिशा अब उनके सामने आती है तो उन्हें देखकर तो वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। इधर अंजलि मामी को तो वही दिन याद आ जाता है जब पहली बार वो कवि नालिशा से मिली थी। जब उन्होंने देखा था कि एक ब्रांडेड गाउन, चेहरे पर मेकअप और बाल भी हमेशा सेट, जो आलिशा कभी भी मैसी हेयर में भी उन्हें नहीं दिखती थी। आज उन्हें आलिशा को ऐसे देखना पड़ रहा था। वो भी एक सिंपल सी सलवार कमीज और चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं और बाल भी अच्छे से सेट नहीं थे। उनके चेहरे पर कुछ बाल बिखरे हुए थे तो कुछ बालों का बन बनाया हुआ था। आलिशा को ऐसे देखकर तो अब यहाँ पर सच में अंजलि मामी को तो सदमा लगा ही था, लेकिन करण गुलेरिया ने भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर आलिशा को इस हाल में रहना पड़ेगा। आलिशा को इस हाल में देखकर करण गुलेरिया का तो जैसे खून ही खोल गया था। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आलिशा सच में यहाँ पर ऐसे रह रही होगी। इसलिए अब करण गुलेरिया जल्दी से अब उसके पास जाते हैं और कहते हैं, आलिशा ये सब क्या है और आप इस हालत में क्यों हैं? क्या आपको सच में यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है? और ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया का तो पारा एकदम से हाई हो गया था और अब वो यहाँ पर गुस्से से राहुल की तरफ देखने लगता है। करण गुलेरिया को इस तरह से अपनी तरफ गुस्से में देखता हुआ देखकर अब राहुल कहता है, अंकल आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब मैंने क्या किया है? अब यहाँ पर राहुल की ये बात सुनकर तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया और अब यहाँ पर वो राहुल को देखता है और कहता है, क्या सच में राहुल, मारवा परिवार के पास पैसों की इतनी कमी आ गई है कि वो किसी को उसकी पसंद के कपड़े तक नहीं दिला सकते हैं। अरे देखो ना, आलिशा की हालत देखो। अरे जिस आलिशा को हमने हमेशा से ही ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड मेकअप, अच्छे से सेट बालों के साथ देखा है और आज उसकी हालत देखो। अरे इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो यहाँ पर इस घर में साफ सफाई करने वाली हो। इधर यहाँ पर करण गुलेरिया की ये बात सुनकर तो अब यहाँ पर राहुल जो बाहर से तो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो अंदर ही अंदर सोचता है, अरे अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही आलिशा को यहाँ से भेज दिया। अगर यहाँ पर आलिशा को साफ सफाई करता हुआ करण अंकल या फिर अंजलि आंटी देखती तो सच में ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाती। अब इन्हें इस हालत में देखकर इनका पारा कितना हाई हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर इन सब बातों को सोचकर वो यहाँ पर भगवान का शुक्रिया अदा भी करते हैं। तो इधर जब वो यहाँ पर करण की किसी भी बात का जवाब अब नहीं दे रहे थे तो अब करण कहते हैं, क्या हुआ राहुल, क्या कोई जवाब नहीं है क्या? देखो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे बताओ, मैं करता हूँ सब कुछ, लेकिन आज के बाद आलिशा ऐसे नहीं रहेगी। इधर करण की ये बात सुनते ही अब राहुल, जो कि कब से ये सब सुन रहा था, वो कहता है, मिस्टर करण गुलेरिया, मेरी जितनी इनकम है ना उतने में मैं रानी साहिबा को वो लाइफ नहीं दे सकता हूँ जो वो राजमहल में जीती थी, क्योंकि मैं उन्हें वही लाइफ दे सकता हूँ जो मैं जितना मैं कमा रहा हूँ और मुझे किसी से भी पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना तो कमा ही रहा हूँ कि हाँ मैं एक अच्छी तरह से एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। वो बात अलग है कि मैं एक लग्जरी लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन नॉर्मल लाइफ तो मैं खुद भी जी रहा हूँ और मैंने इन्हें भी नॉर्मल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इन्हें दे रखा है। और हाँ, ये बात मैंने ब्रो को भी बता दी थी, क्योंकि जब ब्रो ने रानी आलिशा को मेरे साथ रहने के लिए कहा था तब मैंने अपनी कंडीशन उनके सामने पहले ही रख दी थी, क्योंकि मुझे बेफालतू में किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं जितना कमाता हूँ मैं उसमें खुश हूँ। इधर राहुल की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया के पास अब कोई भी उनके इस बात का जवाब नहीं होता, लेकिन अब वो यहाँ पर जल्दी से अब अपनी पॉकेट से अब अपने वैलेट को निकालते हैं।
जब वो यहाँ पर अपने वैलेट को निकाल रहे थे तो इधर राहुल और आलिशा दोनों ही आश्चर्य से करण को ही देख रहे थे, क्योंकि करण अभी बहुत ही गुस्से में थे। और अब करण यहाँ पर अब उस वैलेट को निकाल कर अब उसके अंदर से कुछ कार्ड निकालते हैं और उन कार्ड को निकाल कर अब वो उसे आलिशा की तरफ बढ़ा देते हैं और कहते हैं ये तुम अपने पास रखो आलिशा, ये तुम्हारे काम आएगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए है, जैसा भी चाहिए है, लग्जरी या तुम जैसा राजमहल में यूज करती थी बिल्कुल वैसा या उससे भी कॉस्टली, कोई भी तुमसे ये नहीं कहेगा कि आखिर तुमने ये सब क्या किया, तुमने इतना खर्च क्यों किया। ये कार्ड लो और अपनी ज़रूरत का हर सामान खरीदो। इधर यहाँ पर करण की ये बात सुनते ही अब आलिशा भी कहती है, अंकल नहीं हमें नहीं चाहिए, और वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है अंकल। वो क्या है ना कि वैसे भी हम यहाँ पर अब काफ़ी कंफर्टेबल हैं। सच कहूँ तो अब हमें भी ये सब अच्छा लग रहा है, क्योंकि राजमहल में तो हमें अच्छी तरह से सच में कितने सारे मेकअप के नीचे दब कर रहना पड़ता था, लेकिन अब हम सच में अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी कहती है, लेकिन बेटा आलिशा, आपको ऐसे देखना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। सच कहूँ तो मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपका ये रूप भी देखूंगी। मुझे सच में बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है। अब अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, लेकिन आप मेरी बात पर ट्रस्ट कीजिए, हम ठीक हैं। और वो करण गुलेरिया के कार्ड को अब उन्हें वापस देते हुए ही कहती है, शायद आप भूल गए हैं, लेकिन हमें अच्छी तरह से याद है कि मिस्टर राहुल मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के पैसे को यूज़ नहीं करते हैं। इनफैक्ट जो रोहित मारवा इनके अकाउंट में डालते हैं वो तो ज़रूरतमंदों को दान कर देते हैं। और हमें ये बात मिस्टर रोहित मारवा ने इनके साथ आने से पहले ही बता दी थी। सच कहूँ तो मुझे इनकी ये बात बहुत ही अच्छी लगती है कि ये अपने बलबूते पर जो भी कुछ कर रहे हैं वो उसी में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। इन्हें मारवा परिवार का सदस्य होने के नाते ये किसी भी ऐसी फैसिलिटी को यूज़ नहीं करते। अब आलिशा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया के दिमाग में अब एक बात आती है, और वो अब अपने मन में ही कहते हैं इतनी बड़ी बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई। अरे मुझे भी तो पता ही था कि राहुल धर्मराज मारवा से कितनी नफरत करता था। सच में मुझे भी अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए था। मुझे राहुल से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे राहुल के लिए तो यहाँ पर सच में आलिशा को रखना, उसके सारे ही खर्चों को निकालना कितना मुश्किल हो रहा होगा। इवन मुझे तो उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। आज भले ही इस बिजनेस को रोहित मारवा संभाल रहा है, लेकिन उस बिजनेस की नींव तो धर्मराज मारवा और उसके भाई धनराज मारवा ने की थी। और वो धर्मराज मारवा से कितनी नफरत करता है, इसकी वजह से वो मारवा कंपनी से किसी भी प्रॉफिट में कोई भी हिस्सेदारी नहीं लेता। अब यहाँ पर करण गुलेरिया को अपने अंदर ही काफ़ी गिल्ट महसूस हो रहा था कि उसे राहुल से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वो तो जैसे ही आलिशा ने उनसे ये सब कहा तो उन्हें अब अचानक से अपनी गलती रियलाइज होती है। इधर करण गुलेरिया यहाँ पर अपने ख्यालों में ही थे, तभी उन्हें इस तरह से किसी गहरी सोच में देखकर अब आलिशा कहती है, क्या हुआ अंकल, आप बैठिए ना, हम बस ये साफ करने के बाद आप दोनों के साथ आकर बैठते हैं। इधर जैसे ही आलिशा ने ये कहा तो करण गुलेरिया अब अपने सेंस में आते हैं और अब वो यहाँ पर सबसे पहले राहुल को कहते हैं, सॉरी बेटा, मुझे आपको कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था। सॉरी, मेरे माइंड से ही स्किप हो गया कि आप सच में मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज के किसी भी प्रॉफिट में कोई भी हिस्सेदारी नहीं लेते। इधर करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब राहुल कहता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इधर ये सब यहाँ पर अब आलिशा के ये सब कहने के बाद अब वो यहाँ पर अपने काम में लग जाती है। और इधर ये सुनते ही तो करण गुलेरिया और अंजलि मामी वहाँ पर सोफे में बैठ जाते हैं। तो वहीं आलिशा अब अपनी क्लीनिंग का काम जो उसका बचा हुआ था उस काम में लग जाती है। तो यहाँ पर राहुल भी अब इनके लिए कुछ फ्रेश जूस बनाने लगता है और यहाँ पर अब वो 3 गिलास जूस बनाकर अब 2 गिलास तो वो करण गुलेरिया और अंजलि मामी के सामने रख देता है और अब वो उन्हें एक्सक्यूज मी कहकर 1 गिलास को वो यहाँ पर अंदर लेकर जाने लगता है।
क्योंकि अंदर यहाँ पर धीरज मारवा थे, इसलिए धीरज को भी उसे वो जूस देना था। इधर करण गुलेरिया को आलिशा का इस तरह से काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें सच में बहुत ही बुरा लग रहा था कि उन लोगों ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे आलिशा की लाइफ सच में पूरी ही चेंज हो गई। कहाँ आलिशा राजमहल में रहकर हमेशा नौकरों के नौकर उसके इर्द गिर्द रहते थे। उनकी एक फरमाइश में ही हर काम पहले ही हुआ मिलता था। लेकिन अब देखो, उन्होंने यहाँ पर अब अपनी एक नॉर्मल लाइफ के लिए, डेली यूज के लिए उसे यहाँ पर हर एक काम करना पड़ रहा है। लेकिन वो बस यहाँ पर ये सब सोचकर खामोश होकर बस उसे ही बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। जब वो यहाँ पर उसे देख रहे थे तभी वो यहाँ पर कहते हैं, ये राहुल अंदर अकेले जूस पीने के लिए गया है। मेरा मतलब है कि उसने आपके लिए नहीं बनाया, क्योंकि जब राहुल यहाँ पर एक गिलास जूस का अंदर लेकर गया तो करण गुलेरिया को यही लगता है कि उसने आलिशा को इग्नोर कर दिया और वो अब अंदर जाकर अकेले पीकर आएगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यहाँ पर धीरज मारवा भी है। इधर करण गुलेरिया ने जैसे ही आलिशा से ये पूछा तो ये सुनते ही अब आलिशा कहती है, अरे नहीं अंकल, आपको कोई गलत फहमी हुई है। राहुल ऐसे नहीं है। वो क्या है ना कि धीरज मारवा भी यहीं पर ही है और वो अभी थोड़ा सा इंजर्ड है, तो बस उन्होंने एक एक्स्ट्रा गिलास उनके लिए बनाया ताकि वो जल्दी रिकवर कर जाएं। वो धीरज के लिए उन्हें लेकर अंदर गए हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, और अभी उन्हें केयर की भी काफ़ी ज़रूरत है। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या कह रही हैं बेटा आप? क्या हुआ है धीरज मारवा को? अब करण की ये बात सुनते ही अब आलिशा अब उन्हें सब कुछ बताने लगती है कि किस तरह से मनाली में उनके साथ पैराडाइज होटल प्रेसिडेंशियल स्वीट में जब वो वहाँ पर रुके हुए थे तो होटल पैराडाइज में उनके साथ क्या क्या हुआ था। और अब वो साथ में उन्हें ये भी कहती है कि समझ में नहीं आता है अंकल कि हम नेत्रा का क्या करें, क्योंकि धीरज की यहाँ पर जो भी हालत है वो उस नेत्रा की वजह से है। अरे वो तो अच्छा है कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी उनकी जान बच गई। आलिशा की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, इतना बड़ा प्लान था नेत्रा का। अरे सच में हम उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में। सच में धीरज के साथ बहुत ही बुरा हुआ। अब ये सुनते ही आलिशा कहती है, हाँ अंकल, लेकिन देखो अब हमारा काम हो गया है, अब हम बस आते हैं। और ये कहते हुए आलिशा बंदर की तरफ जाने लगती है। तो वहीं जब आलिशा यहाँ पर अंदर चली गई तो वहीं अब अंजलि मामी पूरे के पूरे घर को अब देख रही थी। तो वहीं अब करण गुलेरिया कहते हैं, मैं जितना भी धनंजय का शुक्रिया अदा करूँ ना अंजलि, उतना कम है। अरे उसकी वजह से गुलेरिया हाउस के दोनों बच्चों को एक अच्छी जिंदगी मिली है। अब ये सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, इसमें तुम्हारा हाथ भी तो है ना करण? हाँ, क्योंकि ये काम तो तुमने भी किया है। जितना धनंजय ने किया है उतना तुमने भी तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, वो भी बिना मुझे और राजीव को कुछ भी पता चले। अंजलि की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, अंजलि सब कुछ तो तुम जानती हो। आकाश जब तक 5 साल का नहीं हो गया था ना, तब तक मुझे सच नहीं पता था। सच कहूँ अंजलि, इनफैक्ट मुझे तो यही लगता था कि आकाश धनंजय का ही बेटा है। 5 साल तक मैंने उसे धनंजय का ही बेटा समझकर मैं उसकी परवरिश कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा मेरा दोस्त तो अब शायद नहीं है, इसलिए अब मैं अपना फर्ज समझकर ये सब कर रहा था। करण की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, जो बात खुद धनंजय को भी नहीं पता थी, उस बात का अंदाजा तुमने कैसे लगा लिया? इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम सही कह रही हो अंजलि, मैंने ही कुछ ज्यादा ही सोच लिया। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, ठीक है करण, अभी तुम यहाँ पर बैठो। वो क्या है ना कि मैं बच्चों के लिए कुछ बना देती हूँ, वरना बच्चे परेशान हो जाएंगे। हम वहाँ पर रेखा मूर्ति के पहले से भी कुछ नहीं लेकर आए, और वैसे भी जब मैं आज यहाँ पर आई हूँ तो उनके लिए कुछ अच्छी सी डिशेज बना देती हूँ, ताकि एटलीस्ट आज के लिए तो उन्हें बनानी ना पड़े। इधर अंजलि मामी की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम इस घर में रहकर जहाँ चाहे जा सकती हो। बस देखो अंजलि, इस बात का ध्यान देना कि यहाँ से बाहर बिल्कुल भी मत जाना। इधर ये सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, ठीक है करण, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। और ये कहते हुए ही अब अंजलि मल्होत्रा किचन की तरफ जाने लगती है। तो वहीं करण गुलेरिया भी अब उस रूम की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर जूस लेकर अभी राहुल गया था, क्योंकि उन्हें भी एक बार धीरज मारवा से मिलना था। उन्हें भी उनकी हालचाल के बारे में पूछना था। इधर वो जैसे ही वहाँ पर उस कमरे में पहुँचते हैं
तो वो सबसे पहले दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। कुछ देर के बाद जैसे ही अब यहाँ पर दरवाज़ा खुला तो सामने राहुल को देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अब कैसा है धीरज? सॉरी बेटा, मुझे धीरज के बारे में पता नहीं था, वो तो आलिशा ने मुझे अभी बताया। करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर राहुल साइड में हो जाता है और कहता है, अंकल आप खुद देख लीजिए। तो वहीं अब करण गुलेरिया भी राहुल के साइड होते ही अब धीरज के पास आ जाते हैं और अब उसके पास आकर कहते हैं, अब कैसे हो तुम धीरज? करण गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब धीरज कहता है, अंकल मैं ठीक हूँ, आप बैठिए ना। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया अब अपने पास में रखी एक चेयर पर बैठ जाते हैं और अब वो धीरज के साथ यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि कैसे किस तरह से उनके साथ कैसे ये हादसा हुआ। इधर एक तरफ जहाँ पर करण और अंजलि यहाँ पर दोनों ही आलिशा से मिलने के लिए आए थे, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली में अनिका और रोहित दोनों का चोपर अब यहाँ पर होटल पैराडाइज के टेरेस पर आकर रुक जाता है। वो दोनों भी यहाँ पर इंडिया में पहुँच चुके थे और वो दोनों अब जल्दी से टेरेस पर बनी अब स्टाफ लिफ्ट को यूज़ करते हुए ही सीधा ही बेसमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर अपने पूरे एहतियात से आए थे ताकि किसी को भी कुछ भी पता ना चले। और यहाँ पर आने के बाद वो सीधा ही यहाँ पर अब एक कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही ये दोनों अपने कमरे में पहुंचते हैं तो वहां जाने के बाद अब अनिका जाकर उस कमरे में सोफे पर बैठ जाती है। अनिका को इस तरह से बैठा देखकर अब रोहित अनिका के पास जाता है और कहता है, अनिका क्या पानी लोगी क्या? अब रोहित की इस बात पर अब अनिका हाँ में अपने सिर को हिला देती है। तो अनिका का ये इशारा समझकर अब रोहित जल्दी से अपने साथ लाए हुए एक बैग को खोलता है और उसमें से वो पानी की बोतल को निकालता है और उस बोतल को निकाल कर अब अनिका को देते हुए ही कहता है, अनिका ये लो पानी पी लो। इधर रोहित के हाथ से अब उस पानी की बोतल को लेकर अब अनिका भी पानी पी लेती है और अब पानी पीने के बाद वो रोहित को फिर से उस बोतल को उसे वापस दे देती है। इधर अब रोहित भी पानी पी लेता है तो यहाँ पर रोहित भी अब अनिका के पास ही बैठ जाता है। रोहित जब अनिका के पास बैठता है तो अब अनिका कहती है, अब क्या प्लान है मिस्टर मारवा आगे का? अब रोहित कहता है, एक बार उन सबको आने दो अनिका, फिर मिलकर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। वैसे सच में सिचुएशन तो काफ़ी क्रिटिकल है। अब यहाँ पर वो दोनों अभी इसी बारे में बात करते हैं और वो दोनों अब सभी के आने का ही वेट करने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर अपनी एग्जैक्ट उस रूम में पहुँच चुके थे जहाँ पर उन सबको एकत्रित होना था। और इधर कुछ ही देर के इंतजार के बाद अब बारी बारी से एक एक करके सब वहाँ पर आने लगते हैं। जैसे ही यहाँ पर सभी आ जाते हैं तो उन सबको देखकर अब अनिका और रोहित दोनों ही अब अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और वो जैसे ही अब उन्हें देखते हैं तो सभी ने यहाँ पर अपने फेस को एक शील्ड मास्क अपने फेस को कवर किया था, वो भी एक शील्ड मास्क से। अब उन्हें शील्ड मास्क लगाया हुआ देखकर अब अनिका कहती है, क्या आप सभी को सच में आप सभी को देखकर ऐसे लग रहा है मानो दिल्ली पर भी अब ये खतरा मंडरा रहा है। क्या सच में दिल्ली में भी इसके इतने केसेस आ चुके हैं? ये सुनते हुए इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो अनिका, यहाँ का हाल भी अब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो सब अब यहाँ दिल्ली में भी हो चुका है। मनाली तो दूर की बात है, अब तो दिल्ली में भी वही हाल होता जा रहा है। अब तो डर बस इस चीज़ का है कि जैसा हाल मनाली में है अगर वैसा दिल्ली में हुआ ना तो सच में फिर तो संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली में मनाली से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो यहाँ की सिचुएशन अब आप खुद ही सोच सकती हो। इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात पर अब अनिका उन्हें बैठने के लिए कहती है तो सभी अब यहाँ पर एक एक करके अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। जैसे ही सब यहाँ पर अपनी अपनी चेयर पर सेटल होते हैं तो अब अनिका अब अपने फ़ोन से अब यहाँ पर एक दीवार पर लगे एक प्रोजेक्टर को अब कनेक्ट कर देती है और अब उसमें एक वीडियो को ऑन कर देती है। जैसे ही अनिका ने यहाँ पर उस वीडियो को ऑन किया तो वो सभी भी अब उस वीडियो को देखने के जैसे ही अनिका ने इस वीडियो को ऑन किया तो अनिका उन सभी को इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखने के लिए कहती है। अनिका की इस बात को सुनकर अब वो सभी भी बड़े ही ध्यान से अब उस वीडियो को ही देखने लगते हैं। उन सब का ध्यान इसी वीडियो पर था। अब वो बड़ी ही बारीकी के साथ इसे देख रहे थे और अनिका अब उस वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करती है और एक्सप्लेन करते हुए ही कहती है, देखिए ध्यान से देखिए इसे,
अगर गौर किया जाए तो ये जैसे जैसे ये शख्स सांस ले रहा है वहाँ की हवा और भी ज़्यादा जहरीली होती जा रही है, क्योंकि ये सारी की सारी हवा को जहरीला इसी शख्स ने बनाया है। अनिका की ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, अनिका वो गैस ही तो हमें उसके पास जाने से रोक रहा है, क्योंकि सच में वो इतनी जहरीली गैस छोड़ रहा है ना कि उसके पास जाते हुए भी हमें सच में आज पहली बार डर लग रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर अपना फ़र्ज समझकर उसके पास चले भी जाएंगे तो जब तक हम उसके पास पहुँचेंगे तो तब तक तो हमारे प्राण ही नहीं बचेंगे, क्योंकि ये हवा इतनी जहरीली है। हम तभी के तभी इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो इससे लड़ना तो बहुत ही दूर की बात है। हम इसे ख़त्म भी नहीं कर पाएंगे। इस बात पर अब यहाँ पर रोहित कहता है, इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले मनाली में इंटर करने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि ये शख्स अभी मनाली में ही है। तो अब उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो किसी भी तरह से हमें मनाली में जाना होगा। रोहित की इस बात पर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, ये काम इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें खुद के लिए एक ऐसा एंटीडोट बनाना होगा जो हमें इसके सामने खड़े होने में हेल्प करे। क्योंकि ये तो आप ही खुद इस वीडियो में देख रहे हैं ना कि ये सच में वहाँ की हवा को कितना जहरीली कर रहा है, और इसके सामने खड़े होने के लिए हमें एंटीडोट की ही ज़रूरत होगी, नहीं तो हम भी उसके सामने सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसके साथ अगर फाइट करनी है तो हमें सबसे पहले उसके सामने खड़े होने के बारे में सोचना होगा। और अब ये एंटीडोट जल्द से जल्द हमें इसके एंटीडोट को तलाशना होगा, तभी हम सब कुछ कंट्रोल में कर सकते हैं। क्योंकि जितनी यह जहरीली हवा फैलती जा रही है उतना ही अब हमारे लिए इसका एंटीडोट उतना ही ज़रूरी हो गया है। अनिका की इस बात को सुनकर अब निखिल कहता है, अगर हमें एंटीडोट के ऊपर ही अब ध्यान देना है, अगर हमें एंटीडोट को ही सबसे पहले बनाना है तो उसके लिए तो पहले हमें उस जहर से इन्फेक्टेड लोगों के ब्लड सैंपल चाहिए होगा, क्योंकि उनके ब्लड सैंपल के द्वारा ही हम उस एंटीडोट को बना सकते हैं। उसके बेसिस पर ही हम आगे कोई काम कर सकते हैं। इस बात पर अब अनिका अब निखिल की बात को सुनकर कहती है, हाँ निखिल, तुम सही कह रहे हो। और ये सब कहकर अब अनिका अपनी एक गहरी सोच में चली जाती है। अब अनिका यहाँ पर सोच रही है कि क्या उसकी माँ ने यानी कि स्वाति मल्होत्रा ने इसके एंटीडोट को बनाया होगा, क्योंकि अनिका ये जानती थी कि अब उसकी माँ यहाँ पर काफ़ी समय से आ चुकी थी। लेकिन क्या उसकी माँ इस एंटीडोट को बनाने में सक्सेसफुल हुई है या नहीं। लेकिन फिर एक पल के लिए वो सोचती है, अगर माँ इस एंटीडोट को बना पाती तो शायद अब तक तो वो इस शख्स का सामना करने के लिए इसके सामने खड़ी होती। ज़रूर अभी वो एंटीडोट बना ही नहीं होगा, नहीं तो अब तक तो इस शख्स का खात्मा आसानी से हो चुका होता।